वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास जो कि BA द्वितीय वर्ष से संबंध रखता होगा उसके बारे में हम ओवरऑल चर्चा करने वाले हैं। मध्यकालीन अर्थात मेडिवल हिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के मतलब कि पेपर 1 BA सेकेंड ईयर मेडिवल हिस्ट्री के चैप्टर 1 के वीडियो मतलब कि चैप्टर 1 के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 का जैसा कि आपको पता होगा, अवगत होगा, हमने सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम चलने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो बातें सिलेबस में बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम नहीं चलेंगे। हो सकता है कि जो चैप्टर वहाँ पर एक बताया गया हो तो एक तो वहीं पर चलेंगे, शुरुआत वहीं से करना है। चूँकि फिर भी बात करते हैं जैसे मतलब हमने 3 नंबर पे कोई सिलेबस में बता दिया तो हो सकता है चैप्टर 4 के अंतर्गत इसको मैंने मतलब रखा जा सके। तो इसमें आप जो है थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा। पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा आपका एक प्रकार से क्रमबद्धता के साथ करवाने का प्रयास रहेगा मेरा। और इसी श्रृंखला में पहली वीडियो ये आज के सामने मतलब आप लोगों के सामने मैं देने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत क्या समझेंगे हम मध्यकालीन भारत के बारे में। मतलब मध्यकालीन भारत जो जानने के स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में हम समझेंगे। और उन स्रोतों के तहत हम समझेंगे कि किन किन पुस्तकों के माध्यम से आखिरकार हमको जो है मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आपको पता है BA सेकेंड ईयर में जब आप मध्यकालीन भारत मतलब इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो उस समय मध्यकालीन मतलब कि मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना होता है। और मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और जो है प्रकार से बात की जाए मेडिवल हिस्ट्री दोनों आ जाती हैं। क्योंकि 1526 ईस्वी से बात की जाए जहाँ से मुगल सल्तनत जो होती है प्रारंभ होती है, बाबर का शासन आता है। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में बाबर जो है एक प्रकार से हरा देता है पानीपत के प्रथम मैदान में। और उस समय से क्या होता है, बाबर जो होता है वह पूर्ण आधिपत्य के साथ दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है। और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के बाद में बाबर जो है वहीं से शासन प्रारंभ कर देता है और मुग़ल सल्तनत की नींव भारत में क्या होती है, पड़ जाती है। और वही मुग़ल सल्तनत जो है लगभग बात की जाए तो 1740 ईस्वी के आसपास तक हमको पढ़नी है। हालांकि 1707 ईस्वी में जो मुग़ल वंश की बात की है, मुग़ल वंश का जो सबसे अंतिम शासक जो कि एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से शक्तिशाली शासक रहा है तो उसके बारे में बात करें तो उसका नाम था औरंगज़ेब। तो औरंगजेब से लगभग मुग़लों का पतन माना जाता है। उसी समय मराठों का उसका उत्कर्ष भी होता है। तो मराठों के उत्कर्ष तक हमको पढ़ना मतलब मुग़लों के मतलब जो है एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत के पतन को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत का पतन तो हमने BA फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था, पतन के कारण समझा था, मतलब तमाम सारी चीज़ें आपने BA फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी होगी। अब यहाँ पर क्या समझेंगे, BA फर्स्ट ईयर के बाद में आप जब BA सेकेंड ईयर में प्रवेश करते हैं तो BA सेकेंड ईयर में आपको जो है 1526 ईस्वी से के आगे के जो है चीज़ों को पढ़ना होता है। और लगभग 1740 तक हम पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर बताना चाहूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलते हैं हम। और आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, BA सेकेंड ईयर समझेंगे। बड़े ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिएगा। BA सेकेंड ईयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, दिखाई पड़ रहा है ऊपर, मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ जो है इंडिया, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अब अंग्रेजी आप लोग सभी लोग लिखते रहिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी हिंदी में मैं लिखूँगा क्योंकि हिंदी में मुझे ज़्यादा एक प्रकार से बात की जाए सहजता महसूस होती है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें भी जो पेपर 1 है आपका उसके बारे में हम जनरली चर्चा कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 1 का आपके नाम क्या है, तो जो है मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक बोलो इतिहास, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत का
राजनीतिक इतिहास, चूँकि राजनीतिक इतिहास ही हमको जो है राजनीतिक इतिहास ही पढ़ा जाता है। आप समझिए बीए में आप कभी पढ़ेंगे तो उसका क्या राजनीतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान होगा कि उसके एक प्रकार से बात की जाए, कोई भी राजा रहा है, फिर कोई भी शासक रहा है, मुगल सल्तनत का कोई भी बादशाह रहा है, या बात की जाए कोई जो है एक प्रकार से खलीफा रहा है, तो आखिरकार उसने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई थी समाज को लेकर के, और कौन कौन सी नीतियाँ बनाई थी अपने राजस्व को लेकर के, कौन कौन सी नीतियाँ बनाई थी अपने पॉलिटिकल मतलब सिस्टम को लेकर के, उसके युद्धों मतलब कितनी विजय उसने प्राप्त की, क्या क्या चीज़ें क्या उपलब्धि रही हैं, क्या उसमें उसने डिफीट खाया है किन किन क्षेत्रों में। तो इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हमको पढ़ना होता है ओवरऑल, बाकी कुछ नहीं देखना होता है। तो यहाँ पर हम उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत का पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 यहाँ पर हमने लिखा नहीं, पेपर 1 जो है इसका नाम क्या है, मध्यकालीन भारत का राजनैतिक इतिहास, आप सभी लोग लिख लेंगे। अब इसमें हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, इसमें मध्यकालीन भारत। अब यहाँ पर जो चैप्टर 1 है इसके बारे में देखेंगे, चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंतर्गत जो संकलित है क्या है, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, और उन स्रोतों में खास करके जो मध्यकालीन भारत के बारे में पता चलता है हमको। प्राचीन काल में तो हम सिक्कों के बारे में भी देखते हैं, कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में देखते हैं कि जो है पुराण, या फिर जो है और भी बात की जाए और भी तमाम सारे जो धर्म ग्रंथ रहे उनके माध्यम से हमको प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। बट जब आप मध्यकाल में आते हैं, चूँकि 1540 ईस्वी, और समय आपको मैं लिख दूँ, हमने समय नहीं लिखा आपके सामने, समय यहाँ पर देख लेंगे। मध्यकालीन जो भारत का हमको इतिहास पढ़ना है वो 1526 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक हमको पढ़ना, मतलब मुगलों के उदय से लेकर के मुगलों का पतन जब हो जाता है और मराठों का वहीं पर उत्कर्ष होता है जो शिवाजी वगैरह हैं, तो उन तक हमको पढ़ लेना। शिवाजी के बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम बता देंगे, सभी के बारे में पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल चिंता ना करो। जो भी प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उन सभी पर मेरी निगाहें टकटकी बना करके देख ही रही हैं, तो उस पर आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो, हर एक मुद्दा आपका क्लियर होगा। इससे पहले बता दूं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है एक प्रकार से विषय वस्तु होता है इतिहास, बड़ी ही तारतम्यता से समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि अब हम मध्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं और बात हो रही 1526 ईस्वी से 1540 ईस्वी की, तो आपको यहाँ पर यह तो जाननी, मतलब कि एक प्रकार से जान ही गए होंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें हमको पता चलेंगी, मतलब जो मध्यकाल का इतिहास हम जानेंगे उसके जो स्रोत होंगे उसमें मुख्य भूमिका जो निभाएगी, कौन क्या निभाएगा, उसमें जो बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगी वो किताबें निभाएंगी। क्या पुस्तकें या किताबें, मैं लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, तो किताबें, तो जो किताबें रही, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस समय, मतलब जो भी राजा रहते थे उन राजा के यहाँ पर 1-2 लेखक रहते थे, और वही 1-2 लेखक, कुछ विदेशी लेखक और कुछ घरेलू लेखक, तो वो लेखक जो होते थे वो राजा के गुणगान को, या फिर उस समय के जो सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, या फिर जो राजा के द्वारा नीतियाँ बनाई गई हैं, या राजा के द्वारा लड़े गए युद्धों में क्या क्या चीज़ें गलतियाँ, मतलब कौन सी गलतियाँ हुई, कौन कौन सी एक प्रकार से अच्छाइयाँ हुई, मतलब इन सभी को लिखने का प्रयास किया है। और उसके उन पुस्तकों के माध्यम से, उन पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको मध्यकाल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यही आपका चैप्टर 1 है कि आखिरकार मध्यकाल के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, पुस्तकों से मिलती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिरकार भैया कौन से पुस्तकों से मिलती है, कौन कौन सी पुस्तक रही हैं और उन पुस्तकों के लेखक कौन कौन रहे हैं। अब एक एक पुस्तक का नाम हम बोर्ड पर लिखते हैं और उसके बारे में डिटेल से आपको बताने का प्रयास करते हैं। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विस्तार से हम हर एक मुद्दे को कर लेंगे। आइए हम एक पुस्तक के बारे में बात करते हैं जो कि है बाबरनामा। बाबरनामा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद में अन्य पुस्तकें तमाम सारी आएंगी। लगभग 10 से 12 पुस्तकें हैं जो कि मोस्ट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से, उन पर फोकस रहेगा मेरा और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और चैप्टर 1 के तहत मैं एक पुस्तक का नाम लिखूंगा, उस पुस्तक के नीचे जो डाटा है उसको लेकर के, मतलब उससे लेकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन डाटा को भी लिखने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग अपने साथ मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, पीडीएफ मत मांगिएगा कोई, अब आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपको लिखवाऊंगा साथ साथ, तो आप लिखते हुए चले।
आप लिखते हुए चले, जो बातें बोर्ड पर लिखूंगा वो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के लिखिए, इतना समय मिलेगा आपको। कोई मैं ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो धीरे पढ़ाता हूँ। जब सिलेबस पढ़ाता हूँ तो सिलेबस में आप देखते होंगे फुल एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो होता है आपको लिखने के लिए नहीं बोलता हूँ, चूँकि आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बैग में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बाद में भी लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको साथ साथ लिखना है। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, एक बार तो देख रहे हैं इधर, एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखेंगे, एक तो लिख रहे हैं और दूसरा क्या होगा, दूसरा आप सुन रहे हैं, मतलब लिसनिंग, लर्निंग, और उसके बाद में राइटिंग और जो है रीडिंग, कई प्रकार के कार्य जो होता है जब आप करते हैं तो दिमाग जो होता है वो आपका अच्छा कार्य करने लगता है और एक प्रकार से मतलब कहते हैं ना कि सलसल चलने लगता है, तो वही होता है, सलसल चलने लगेगा दिमाग। तो चलिए हम एक एक जो है मुद्दे के बारे में समझते हैं और एक एक चीज़ों के पुस्तकों के बारे में हम डिटेल से जानकारी ग्रहण करते हैं। पहली पुस्तक आपके सामने लाने का प्रयास देखिएगा। तो ये आपके सामने जो है बाबर के द्वारा खुद का लिखा गया, जिसका नाम क्या है, तुजु के बाबरी अर्थात बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है। और आत्मकथा वह चीज़ होती है, वह विधा होती है जो कि खुद के द्वारा खुद की जब जीवनी लिखी जाती है, मतलब मैं अगर बात की जाए, मैं अपने जीवन काल की समस्त घटनाओं को लिखूं तो ये क्या होगा, ये एक मेरी चूँकि मैं ही लिख रहा हूँ और अपने जीवन की ही घटनाओं को लिख रहा हूँ, तो इस प्रकार के द्वारा लिखे गए लेख को हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। तो ये बाबर ने खुद लिखा था, इसीलिए क्या है, बाबर की आत्मकथा है। पहली पुस्तक वो आती है जिसके बारे में हमको बात की जाए तो आप लिखेंगे कि 16वीं शताब्दी के, क्या 16वीं शताब्दी के, 16वीं शताब्दी मतलब क्या होता है, इसे लिखेंगे 16वीं शताब्दी, ये ज़्यादा प्रभाव डालता है कि 16वीं शताब्दी के सामाजिक, राजनीतिक, बात की जाए आर्थिक, ठीक, बात की जाए अगर सांस्कृतिक, ठीक है, बात की जाए अगर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, ठीक, इस प्रकार की जानकारियाँ, मतलब ये सब जो जानकारियाँ हैं ये मतलब 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी से तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि 1501 से लेकर के 1501 से लेकर के 1600 का जो समय काल है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम बात की जाए तो इसी को हम 15वीं शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी कहते हैं। तो इस रचना में जो कि तुजु के बाबरी के नाम से है, उर्दू का शब्द ये है तुजु के बाबरी, और ये भी बाबरनामा जो है यह भी उर्दू का ही शब्द है, बट तुजु के बाबरी या बाबरनामा एक ही बातें हैं। तो चाहे आपसे पूछे तुजु के बाबरी या बाबरनामा, आपसे प्रश्न पूछेगा तुजु के बाबरी के लेखक हैं तो कौन है भाई, स्वयं बाबर ही थे। ठीक, बाबर कौन है, बाबर जो है एक प्रकार से बात की जाए ये अफ़गान के थे, मतलब अफ़गान क्या एक प्रकार से बात की जाए, बाबर के बारे में अभी चैप्टर आगे आएगा तो मैं विस्तार से बाबर के बारे में आपको बता दूंगा। और बड़ा ही संघर्षी व्यक्ति रहा है बाबर, और एक प्रकार से अपने यहाँ के लिए तो आक्रांता ही है वह, उसको हम कभी भी हीरो के श्रेणी में नहीं देखेंगे, क्योंकि वह आक्रांता है तो है, उसमें कोई बात नहीं। अब हमको पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी तो पढ़ेंगे। तुजु के बाबरी जो है, तुजु के बाबरी इसके द्वारा लिखी गई क्या है, इसके द्वारा लिखी गई अपनी उसी खुद की आत्मकथा है जिसका नाम बाबरनामा भी है। बाबर ने इसको लिखा था, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देखिएगा, बाबर तो ने लिखा ही था, उसके साथ ही साथ बाबर की ही ये आत्मकथा। तो आपसे पूछेगा ये किसकी आत्मकथा, तुजु की बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की है। किसने लिखा है, तो बाबर ने लिखा है। ऑब्जेक्टिव बोलो, आप भी ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे तो ऐसे आप लिखिएगा। भाषा कैसी है इसकी भाई, तो तुर्की भाषा है। भाषा कैसी थी, जब ये लिखा गया था तो बाबर ने कैसी भाषा का प्रयोग किया था, तुर्की भाषा का प्रयोग करके लिखा था। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि बाबर की भाषा कैसी रही होगी, तुर्की रही होगी, इसीलिए उसने तुर्की में जो है इस साहित्य की मतलब रचना करी, बाबरनामा लिखा, तो तुर्की में इसकी रचना की इसने। और यह एक प्रकार से बात की है अपूर्ण रचना है। कैसी रचना है, अपूर्ण नहीं, मतलब पूर्ण ये तरीके से बाबर ने नहीं लिख पाए थे ये, तो इसलिए अपूर्ण रचना मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो मुगल काल में 4 बार, मुगल काल में ही 4 बार जो है जो बाबरनामा पुस्तक है, इस पुस्तक का फारसी भाषा में, किस भाषा में, फारसी भाषा में, जिसको पर्शियन भाषा भी कहते हैं। तो पारसी भाषा चाहे मतलब फारसी भाषा चाहे पर्शियन भाषा, कोई भी भाषा बोलो एक ही बात है। तो 4 बार जो है बाबरनामा का, तो जो कि बाबरी का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक, कितनी बार, तो 4 बार, यह बात ध्यान रखेंगे। अब बात की जाए, एक इतिहासकार है एक व्यक्ति, उनका नाम है लेन पूल, और लेन पूल जो है बड़े ही बात की जाए जो है अच्छे इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं। लेन पूल महोदय हर एक श्रेणी में अपनी जानकारियों को देते हैं। अब आइए बात करते हैं उन्होंने तुजु के बाबरी के बारे में अर्थात बाबरनामा के बारे में क्या कहा है। अब सीधे से रखेंगे तुजु के बाबरी के बारे में हमको उस समय के यानी 16वीं शताब्दी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इस प्रकार के
और जो है आर्थिक, सांस्कृतिक और इस प्रकार के हमको भौगोलिक, धार्मिक तमाम प्रकार के जो है चीज़ों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। बस ये हो गया बाबरनामा के बारे में। बाबर के बारे में जानकारी हमको यहीं से मिलती है और इसी प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो लेनपूल महोदय एक प्रकार से बाबरनामा के विषय में एक कथन कहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि बाबर की जो आत्मकथा है अर्थात तुझे की बाबरी जो है इन अमूल्य रिकॉर्डों में से एक है। कौन से अमूल्य रिकॉर्डों में से एक है अभी आगे हम देखेंगे। तो इन अमूल्य रिकॉर्डों में से एक मानी जाती है। कैसे जो है कैसे रिकॉर्डों में, जो कि सभी कालों में विश्वसनीय है। तो एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि समस्त कालों में विश्वसनीय है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं। वो रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि बात की जाए यहाँ पर देखेंगे ऑगस्टाइन या फिर आइंस्टाइन जिनको आप कहते हैं, रूसो, गिब्बन और न्यूटन, इन सभी के द्वारा जो रचित जो प्रमाण या सिद्धांत दिए जाते थे, जिस प्रकार से यह विश्वसनीय होते हैं हर एक काल में, मतलब वैज्ञानिकता पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार से बाबरनामा की तुलना करी है रूसो, न्यूटन, गिब्बन और आइंस्टाइन के जो ऑगस्टाइन या आइंस्टाइन के जो है संस्मरणों से जो है तुलना करी है, मतलब कि बताई है कि समानता रखती है ये बाबरनामा जो है, समता रखती है। ये बात किसने बताई है? तो यह बात मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात जो है लेनपूल ने किसके बारे विषय में कहा? तो तुझे के बाबरी अर्थात बाबरनामा के बारे में कहा। इतनी बातें क्लियर हुई तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में हम दूसरी पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं और दूसरी पुस्तक देखते हैं किसके, उससे हमको किस मतलब कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में हमको मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक के माध्यम से बात की जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर लिखेंगे, अतः इस पुस्तक के माध्यम से मुख्य रूप से हमको 16वीं शताब्दी के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? 16वीं शताब्दी के बारे में, या फिर ऐसा ना लिख सके तो 1500 से लेकर के 1600 के समय काल के बीच के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक, इतनी बातें यहाँ पर लिख देंगे। वैसे 16वीं शताब्दी ज़्यादा उचित है, ये उतना सही सटीक नहीं बैठेगा। ठीक, तो इसको आप लिखेंगे, ये बेटर है। ओके, अब हम बात कर लेते किसी दूसरी पुस्तक की, तब तक स्क्रीनशॉट आप सभी लोग लीजिएगा इसका। अब हम बात करते हैं दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक के बारे में, और यह ध्यान रखेंगे साहित्यिक स्रोत हैं आपके। ये सब कैसे स्रोत हैं भाई? ये सब साहित्यिक स्रोत हैं, और साहित्यिक स्रोत में हम बात करेंगे तो पुस्तकें हैं। ओके, साहित्यिक स्रोत हैं ये सब। ओके, ये सब कैसे स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी पुस्तक आपकी कौन सी? उसका नाम है तारीख़-ए-रशीदी। क्या नाम है? तारीख़-ए-रशीदी। यह पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? बाबर का एक संबंधी था, बाबर का संबंधी मित्र था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर तुगलक। क्या नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर तुगलक। और यह बाबर के बारे में इसके जो ग्रंथ जिसने जो लिखा, इस जो रचना लिखी है तारीख़-ए-रशीदी, इस तारीख़-ए-रशीदी से दो लेखकों के बारे मतलब कि दो मुग़ल बादशाहों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और सबसे पहले देखेंगे इसकी भाषा कैसी है। तो भाषा की जो है फ़ारसी में लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं, हुमायूं कौन है भाई? तो बाबर का लड़का कौन है? हुमायूं। बाबर का जो है पुत्र कौन सा है? हुमायूं। और भी पुत्र हैं, कामरान, अस्कर जो है, हिंदाल, ये सब तमाम सारे पुत्र हैं। और हुमायूं के लड़के कौन है भाई? हुमायूं का लड़का कौन है आपका? बात की जाए उनका क्या नाम है? बाबर के लड़के हुमायूं, हुमायूं का लड़का जहांगीर है क्या? हुमायूं के लड़के कौन है आपके? अकबर हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। हुमायूं के जो है लड़के का क्या नाम है भाई? तो हुमायूं के लड़के का नाम है आपके जो है अकबर। ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? अकबर। अकबर थोड़ा सा ध्यान से हट गए। उसके बाद में कौन है? जहांगीर। इनके लड़के कौन हैं? जहांगीर हैं। जहांगीर के लड़के कौन है आपके? उसके बाद जो है शाहजहां गद्दी पर आएंगे, शाहजहां। ठीक, शाहजहां। उसके बाद में कौन है? शाहजहां के बाद में औरंगजेब आ जाएगा, औरंगजेब। तो ये है एक प्रकार से मुग़ल बादशाहों के क्रम, जो कि आपको पता है। और बस यहीं तक हमको पढ़ना था। बाबर के बारे में पढ़ना है, हुमायूं के बारे में पढ़ना। हुमायूं के बाद में हम यहाँ पर हमको और भी शेरशाह सूरी के बारे में भी देखना होगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो ये ध्यान रखेंगे, जो बाबर है तो बाबर के बारे में बाबरनामा से हमको जानकारी मिलती है। हुमायूं के बारे में भी जानकारी जो है हमको यहाँ से मिल जाएगी तारीख़-ए-रशीदी से। यहीं पर शेरशाह सूरी के बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी, लेकिन उसमें जो है शेरशाह सूरी को एक प्रकार से बात की जाए, शेरशाह सूरी को हीरो रोल में नहीं दिखाया गया, इन्हीं दोनों को दिखाया गया है। जबकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित भी किया था। ठीक, तो उसमें हुमायूं की पराजय का वर्णन जो है द्वितीय भाग में, जो कि जो ये भाषा इसकी है फ़ारसी है, और हुमायूं और बाबर के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है हमको। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में तो 1347 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक के समय काल के बारे में बताया गया। इसके बारे में जो मुग़ल बादशाह रहे हैं,
मतलब मुग़ल बादशाह या दिल्ली सल्तनत पर जो भी रहे हैं उसके बारे में मतलब जानकारी मिलती है। मुग़लों के बारे में जानकारी मिलती है 1347 से लेकर के 1553 ईस्वी तक के समय काल में। उसके बाद जो है जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड में क्या होता है, चूँकि इस समय अब आ जाते हैं हुमायूं साहब के बारे में बात करने, तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है द्वितीय भाग जो है इसका, इस पुस्तक का, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी में भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जो तथ्य हमको मिलते हैं, बहुत सारे तथ्य यहाँ से मिलते हैं जो कि भारत के राजनीतिक दशाओं को प्रेरित करते हैं कि उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, उस समय भारत में एक प्रकार से बात किया धार्मिक स्थिति कैसी थी और क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर देखेंगे कामरान के द्वारा कंधार की विजय की जाती है। कामरान कौन है? तो ये हुमायूं का भाई है। कौन? कामरान। कामरान, अस्करी, हिंदाल और ये हुमायूं, ये 4 लड़के किसके थे? बाबर के थे। तो उसी में से कामरान जो था वह एक प्रकार से बात है, कामरान से और हुमायूं से क्या होता है, मनमुटाव थोड़ा सा हो जाता है। फिर भी हुमायूं एक प्रकार से बड़ा सरल स्वभाव का था, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कामरान के द्वारा कंधार पर विजय की जाती है। इसका वर्णन है, शेर शाह के विरुद्ध जब हुमायूं का युद्ध होता है तब उसमें जो है यह सहायता करता है। कौन? इसका क्या नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर तुगलक। तो ये सहायता करता है, तो उसके बारे में भी उसने जो है इस पुस्तक में मेंशन किया है। साथ ही साथ इसमें जो है जब हुमायूं के जो पराजय हैं बहुत सारी, मतलब हुमायूं की पराजय, तो हुमायूं के पराजय के बारे में भी बताया। हुमायूं कब पराजित हुए, किससे पराजित? शेर शाह के द्वारा जो पराजित हुए थे, वो पराजय वगैरह भी, और किस प्रकार से हुमायूं के बारे में मतलब विधिवत जानकारी अगर लेनी है तो ये पुस्तक हमको देखनी पड़ेगी। कौन सी पुस्तक है? तारीख़ रसीदी। लेखक कौन है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर तुगलक। ठीक, तो ये इतने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे लेकर के, तो यहाँ तक जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। अब आगे हम देखते हैं और पुस्तकों के बारे में। ठीक, और पुस्तकों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम 2 पुस्तकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और 2 पुस्तकें आपके सामने जो है बोर्ड पर दिखाई पड़ रही होंगी। पहली पुस्तक का नाम क्या है? पहली पुस्तक का नाम है आपके सामने, और 2 पुस्तक ये जो है ये एक ही लेखक हैं इसके। उस लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है खवाद अमीर। क्या नाम है भाई? लेखक का नाम है आपके खवाद अमीर जो है वह इसके लेखक हैं। और खवाद अमीर जो है इसकी रचना किस भाषा में की है दोनों की? तो दोनों जो है, दोनों की भाषा अगर मैं बात करूं तो दोनों की भाषा कैसी है? फारसी भाषा है। कैसी है? दोनों की भाषा कैसी है? फारसी भाषा में लिखे गए दोनों ग्रंथ हैं। और हबीब उर सियर की बात की जाए तो इसमें जो है मुख्य रूप से बाबर के बारे में जानकारी मिलती है, और खवाद अमीर के द्वारा लिखी गई ये रचना दोनों हैं। और बाबर के समय की घटनाओं के बारे में वर्णन इसमें मिलता है पहली रचना में, यानी कि हबीब उर सियर में। और 1529 ईस्वी में खास करके जो बाबर ने अफ़गानों के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, उस अभियान के बारे में ख़ास तौर पर इस जो है बात की जाए, इस जो है पुस्तक में बताया गया हबीब उर सियर में। जबकि बात की जाए कानून हुमायूं, इस पुस्तक के अंतर्गत हुमायूं के द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में तो वर्णन है ही, चूँकि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है। और ये इसकी भाषा भी कैसी है? फारसी है। और किसने लिखा है? तो कानून हुमायूं को खवाद अमीर ने ही लिखा है। हुमायूं का राज्याभिषेक वगैरह जो हुआ था इसमें, इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक कठिनाइयाँ हुमायूं ने कैसे झेली है उनके बारे में जानकारी मिलती है। हुमायूं का चरित्र कैसा था इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके द्वारा जो बनाए गए विभिन्न कानून हैं उन कानूनों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका व्यक्तित्व कैसा था, मतलब कि जो है हुमायूं का, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ वर्षों तक की जानकारी मिलती है हुमायूं के बारे में। कुछ वर्षों तक की जानकारी हमको मिलती है इस पुस्तक से। मतलब कुछ वर्षों के बारे में अगर जानकारी लेनी है हुमायूं के बारे में, तो यह पुस्तक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह पुस्तक आपकी क्या हो गई? एक प्रकार से 2 पुस्तकें हमने आपके सामने, मतलब कि 2 पुस्तकें पहले समझी, और ये 4 पुस्तकें आपकी हो गई, जो कि एक प्रकार से बात की है मुख्य रूप से ये चारों पुस्तकें जो है बाबर और हुमायूं के बारे में ही जानकारी हमको देती है। अब थोड़ा सा और हम आगे 5वीं पुस्तक की बात कर लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो अगला ग्रंथ आपके सामने कौन सा है? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के बारे में आप सभी लोग पहले से अवगत होंगे। इसकी रचनाकार कौन है भाई? तो एक जो है महिला है इनकी रचनाकार, जो कि बाबर की पुत्री हैं और मिर्ज़ा हिंदाल की सगी बहन है। एक ही व्यक्ति का नाम है, मतलब चूँकि बाबर के लड़के ही हैं। बाबर का लड़का कौन है भाई? बाबर का लड़का है मिर्ज़ा हिंदाल। अस्करी, हिंदाल, ये सब किसके लड़के? बाबर के ही लड़के हैं। लेकिन हो सकता है मतलब कि क्या है कि दूसरी माता के कोई लड़के हैं, कोई दूसरी माता के लड़के हैं। तो ये हुआ कि जो बाबर की पुत्री थी, अर्थात मिर्ज़ा हिंदाल की जो सगी बहन बोल सकते हैं हम, गुलबदन बेगम उनका नाम था। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। और उन्हीं गुलबदन बेगम ने जो है अकबर के कहने पर, किसके कहने पर? अकबर को समझते हैं, हुमायूं का लड़का था अकबर। तो अकबर के कहने पर क्या किया था?
अकबर के कहने पर जो है, उसके आदेश पर क्या किया था, जब उसकी वृद्धावस्था थी, किसकी वृद्धावस्था थी, गुलबदन बेगम की जब वृद्धावस्था थी, तब अकबर के कहने पर जो कि बाबर की पुत्री और हिंदाल की जो है सगी बहन गुलबदन बेगम, उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में एक रचना लिखी जो कि हुमायूं नामा के नाम से प्रसिद्ध है। हुमायूं नामा की बात की जाए तो इसमें जो है बाबर के बारे में जानकारी मिलती है, बाबर के जो है चरित्र के बारे में, बाबर के चरित्र के बारे में, उसके जीवन शैली के बारे में, उसके जीवन शैली के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, साथ ही साथ उसके द्वारा जो चलाई गई कुछ नीतियां हैं उनके बारे में, और इस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद में बात की जाए तो जो है बाबर के बारे में तो बात ही की जाती है। तो चूँकि 1530 ईस्वी में बाबर जो थी, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में गद्दी पर हुमायूं आते हैं, और हुमायूं जो होते हैं लगातार संघर्ष ही करते रहते हैं। कहा जाता है हुमायूं के संदर्भ में कि यह व्यक्ति जो था वह लगातार क्या हुआ, लड़खड़ाते ही रहा, और जीवन भर लड़खड़ाते रहने के साथ साथ जो है यह लड़खड़ाते ही मरा, मतलब कि सीढ़ियों पर गिरते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। तो इतिहासकार लोग कहते हैं। अब यहाँ पर जो है बात की जाए अगली मुद्दे यानी कि हुमायूं के, तो 1555 ईस्वी तक हुमायूं के बारे में, मतलब शासन के बारे में, हुमायूं के शासन के बारे में जो है बातें इस पुस्तक के अंतर्गत बताई गई। तो हुमायूं नामा यही खास करके है। लिखा किसने था, तो हिंदाल की सगी बहन थी मिर्जा हिंदाल की, गुलबदन बेगम, और बाबर की पुत्री थी। वह जब वृद्धावस्था में थी तब इस जो है पुस्तक की रचना करी थी। किसके कहने पर, तो अकबर के आदेश पर करी थी। अब बात ध्यान रखें क्योंकि किसके आदेश पर करी थी, अकबर के आदेश पर। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर मैं अगली पुस्तक का नाम बता दूं। अगली पुस्तक आपकी कौन सी भाई, तो जो है ताजकीरत उल वकियात पुस्तक है अगली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह पुस्तक आपके सामने हमने दिखाई दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगली रचना आपके सामने है जो कि मोस्ट है, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगली रचना आपके सामने है ताजकीरात उल वाकियात। क्या, ताजकीरात उल वाकियात, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी। किसके द्वारा, जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी गई है। और यह रचना जो है अकबर के आदेश पर ही लिखी गई थी, और जिसकी भाषा कैसी है, तो फारसी भाषा में ही लिखा गया है। इससे पहले जो हमने रचना बताई थी वो भी फारसी भाषा में है। हमने इससे पहले कौन सी रचना बनाई थी आपसे, हमने इससे पहले आपको हुमायूं नामा के बारे में बताया था। तो हुमायूं नामा भी फारसी भाषा में ही लिखी गई है। सारी रचनाएं अधिकतर फारसी भाषा में ही लिखी गई हैं। ठीक ध्यान रखेंगे। जो शुरुआती भाषा जो बाबर ने लिखा था वो तुर्की में लिखा था। बाकी अधिकतर चीज़ें मतलब तो केवल बाबर ने ही तुर्की में लिखा था। बाकी सारी की सारी पुस्तकें आपके सामने अभी तक जो हुई हैं सब की सब कैसी हैं, फारसी भाषा में ही लिखी गई हैं। और इसमें केवल और केवल हुमायूं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। हुमायूं के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में, ताजकीरात उल वाकियात में जो है हुमायूं के बारे में हमको विस्तृत फॉर्म में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पुस्तक आपके सामने, तारीख़-ए-शेरशाही। कौन सी पुस्तक है, तारीख़-ए-शेरशाही। तारीख़-ए-शेरशाही जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो अब्बास खां सारवानी के द्वारा। अब्बास खां सारवानी जो था या शेरशाह सूरी के संबंधियों में से एक था, जो कि उनके ससुराल से आया हुआ था। तो ये कैसा था भाई, तो ये अब्बास खां सारवानी जो था यह मुग़लों में से नहीं था। यह एक प्रकार से शेरशाह सूरी के एक प्रकार से जो है किसी संबंध से मतलब रिलेशन रखता था, और वह एक प्रकार से यहाँ पर आया था। तो इसने अकबर के आदेश पर मतलब अकबर से आज्ञा ली थी। किससे आज्ञा ली थी, तो अकबर से आज्ञा लेकर के इसने क्या लिखा था, शेरशाह सूरी के विषय में जानकारी, चूँकि लगाव था इसका उससे, शेरशाह सूरी से, इसलिए जो है इसमें उतनी महत्वपूर्ण घटनाएं तो नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो हमारे सामने अब्बास खां सारवानी की ही पुस्तक आती है, जिसका नाम है तारीख़-ए-शेरशाही, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में विस्तृत फॉर्म में हमको जानकारी मिलती है। उसके जीवन चरित्र के बारे में, उसकी विजयों के बारे में, उसके डिफीट के बारे में और उसके हारों के बारे में, उसके द्वारा किए गए तमाम सारे चीज़ों के बारे में, नीतियों के बारे में, उसके रणकौशल के बारे में, तमाम प्रकार के व्यक्तित्व चरित्र, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में शेरशाह सूरी से बारे में संबंधित पुस्तक है या कौन सी, तारीख़-ए-शेरशाही। ओके, नेक्स्ट, और किसकी आज्ञा पर लिखा था, अकबर ने आज्ञा दे दी थी कि हाँ लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूछा था पहले जाकर के अब्बास खां सारवानी ने। ठीक, आगे देखते हैं। अगली पुस्तक आपके सामने है। अगली पुस्तक का नाम क्या है भाई, तो मखजान-ए-अफ़गाना। क्या, मखजाना-ए-अफ़गाना।
ये पुस्तक है जिसको लिखा किसने है, नियामतुल्लाह ने लिखा है। यह भी फारसी भाषा में, ये भी फारसी भाषा में आप बता सकते हैं। ये जो है एक प्रकार से किसके, जहांगीर के शासनकाल में पुस्तक लिखी गई है। और इसके अंतर्गत बात की जाए तो अफ़गानों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में बताया गया, और साथ ही साथ खालिद ने इस्लाम परिवर्तन कर लिया था, तो खालिद के इस्लाम परिवर्तन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो अफ़गानों की उत्पत्ति के बारे में और खालिद के इस्लाम परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के अफ़गानों के बारे में हमको जानकारी मखजाना ए अफ़गाना से मिलती है। यहाँ पर अफ़गान से आप पता लगाइएगा, एग्जाम से पूछेगा कि जो है मखजान ए अफ़गाना जो है किस की उत्पत्ति संबंधित है, तो वहाँ पर अफ़गान मिलेगा, मार दीजिएगा। यहाँ पर शेरशाही से आपको पता चल रहा है कि हाँ शेरशाह सूरी के बारे में है। यहाँ पर ताज किरात उल वाक़ियात से नहीं पता चल रहा है, हुमायूं के बारे में यह पुस्तक है। ठीक, ये इतनी पुस्तकें आपकी इंपॉर्टेंट, यानी कि 8 पुस्तकें हो गई। और भी कुछ पुस्तकें उनको भी देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ओके, चलिए तो अगली पुस्तकें आपके सामने है। पहले अगली पुस्तक है तारीख़ दाऊदी, मतलब तारीख़ दाऊदी के रचनाकार कौन है, अब्दुल्ला हैं। और साथ ही साथ अब्दुल्ला जो है ये कहानियों की भांति जो है इतिहास को लिखा था इन्होंने। तिथि क्रम पर कोई ध्यान इन्होंने वैसे नहीं दिया था खास करके, इसीलिए फिर महत्वपूर्ण नहीं पुस्तक, फिर भी जो है इतिहास जानने के स्रोतों में इसको रखा जाता है, मोस्ट है। तो अगला है, मतलब इस पुस्तक के माध्यम से हमको जहांगीर के शासनकाल में जानकारी मिलती है। अब जहांगीर के शासनकाल में जो है रचना करी थी, तो उनके बारे में जानकारी हमको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट है आपका तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी में हमको किसके बारे में जानकारी मिलती, तबकाते अकबरी में जो है सबसे पहले जानिए कि मतलब इसमें तो दिल्ली के सभी सुल्तानों के बारे में हमको वर्णन मिलता है। दिल्ली के सभी सुल्तानों के बारे में तबकाते अकबरी में वर्णन मिलता है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 651 पृष्ठ में लिखी गई पुस्तक है। मात्र 11 पेज में, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न पॉइंट ये है कि मात्र 11 पेज में 11 पृष्ठ में, मतलब 11 पेज में ही क्या है जो है शेरशाह का वर्णन किया गया था। इसमें शेरशाह सूरी जो था उसका वर्णन केवल और केवल 11 पेज में किया गया है, जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा रचित तबकाते अकबरी में। नेक्स्ट पुस्तक आपकी कौन सी भाई, नेक्स्ट पुस्तक है इनकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है मुंतखब उत त्वारीख। क्या मुंतखब उत त्वारीख, ये किसने लिखा है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। इसमें शेरशाह की प्रधानता इसकी रचना में है। ये शेरशाह को क्या मानता है, शेरशाह को इस्लाम का रक्षक मानता है। शेरशाह को क्या मानता है भाई, इस्लाम का रक्षक, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस्लाम का रक्षक जो है किसको मानता है, तो आपसे एग्जाम से पूछे इस्लाम का रक्षक जो है मुंतखब उत तारीख में अब्दुल कादिर बदायूनी किसे मानता है, तो शेरशाह को मानता है। और साथ ही साथ दूसरा नंबर क्या है, काफिरों का शत्रु। काफिर कौन, जो कि मुसलमान नहीं, काफिरों का शत्रु कौन था, तो यही था आपका शेरशाह। यही बातें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, अकबरनामा। अकबरनामा जो है 3 भाग में प्रकाशित है, अबुल फजल के द्वारा लिखित रचना है। अकबर के बारे में ये जानिए कि अकबर के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है अकबरनामा में हमको मिलता है। अबुल फजल की रचना है। अकबर के द्वारा जो विभिन्न विजय की गई हैं उन विजयों के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है, किसके बारे में, अकबरनामा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पुस्तकें उसको देख लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो अगली रचनाएं हैं जो कि इतिहास का परिचय हमको देती हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और यहाँ पर वो रचना आपके सामने लिखी हैं, 20 तक रचनाएं, मतलब 20 पुस्तकों के बारे में हम समझेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। ओवरऑल अब ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी नहीं बची हुई है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो 13वीं पुस्तक है आपकी, इसका नाम क्या है, आईने अकबरी। आइन मतलब होता है दर्पण एक प्रकार से, ए मतलब होता है काकी के, अकबरी मतलब अकबर का। तो जिसको किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। सभी को पता है अकबर के बारे में विस्तृत, अकबर की नीतियों के बारे में, अकबर के शासन जो है शासन प्रशासन की नीतियों के बारे में, जो है टैक्स वगैरह के बारे में, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक रूप से अबुल फजल का यह ग्रंथ जो है जो आईने अकबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रचना है रुकात ए अबुल जो रचना है वह बात की जाए किसकी, मतलब रुकात ए अबुल फजल, ये रचना किसकी है, अबुल फजल की ही रचना है। और अबुल फजल ने इसमें अपने परिवार के बारे में जो है बताया है, अपने परिवार के बारे में जानकारी दी है। इसमें इनके परिवार के बारे में साथ ही साथ हुमायूं के बारे में भी वर्णन है। तो इनके परिवार में जैसे इनकी माता के बारे में, इनके पिता के बारे में, इनके भाई, इनके बहन के बारे में, सभी के बारे में वर्णन जो है मिलता है हमको रुकाते अबुल फजल में। ऐतिहासिक दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट बात की जाए अगली जो एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों की श्रेणी में आती है हमारे सामने, उसका नाम क्या है, तबकात ए अकबरी।
अकबरी, तबकात अकबरी जो है इसकी रचना किसने करी थी? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने करी थी। किसने करी थी? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने करी थी, जो कि प्रकार से कौन था? यह अकबर का मीर मुंशी था। पहले भी एक प्रकार से इसको ख्याति प्राप्त थी, पहले भी यह जो है मीर मुंशी के पद पर रह चुका था। यह अकबर का भी मीर मुंशी था और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी था उस समय जो है लोगों में, और अकबर भी इसको मानते थे। और अकबर के बारे में जानकारी इसमें, और साथ ही साथ अन्य जो है राजा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी, मतलब अन्य जो उसके अकबर के जो है बाद वाले रहे हैं या उनसे पहले थोड़ा सा उनके बारे में मतलब कि थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। किससे? तबकात अकबरी से। वैसे अकबर मोस्ट है, इसमें अकबर के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है तुजुक जहांगीरी। इसमें जहांगीर के बारे में बताया गया है, चूँकि जहांगीर ने ही इसको स्वयं लिखा था, जहांगीर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है तुजुक जहांगीरी, जो कि क्या है? एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? यह जहांगीर की ही आत्मकथा है। नेक्स्ट पुस्तक है इकबालनामा। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है इकबालनामा। और इकबालनामा जो पुस्तक है, इकबालनामा जो पुस्तक है कहीं ना कहीं पे जो है ये जहांगीर के ही संदर्भ में बताई गई है बातें, मुख्य रूप से जहांगीर के ही बारे में इस पुस्तक में वर्णन मिलता है। जिसको कि लिखा किसने था? तो मोतबिंद खां ने लिखा था। किसने लिखा था? मोतमिद खां ने लिखा था इस पुस्तक को, जो कि एक ईरानी था, ईरान का निवासी था, ईरान देश से आया था। और यह 3 भाग में जो है प्रकाशित है, मतलब 3 भाग में यह पुस्तक लिखी गई है। इकबालनामा में 3 भाग हैं। पहले भाग में तैमूर वंश के बारे में वर्णन है, जिसमें आप देखेंगे बाबर वगैरह के बारे में वर्णन मिल जाता है। तो पहले बारे में तैमूर के बारे में वर्णन है, तैमूर वंश के बारे में। जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के बारे में बताया गया है विस्तार से। उसके बाद में जो तीसरा भाग है उसमें जहांगीर के बारे में वर्णन मिलता है। किसमें? तो मतलब इकबालनामा में जो किसने लिखा है? मोतबिंद खां ने लिखा है। और जहांगीर तुजुक जहांगीरी जो है जहांगीर की आत्मकथा, और ये जहांगीर का ही एक प्रकार से मीर मुंशी था, जहांगीर के ही यहाँ पर रहता था, जहांगीर के द्वारा ही जो है इसके मतलब लिखा था इन्होंने जहांगीर के कहने पर। अगला जो मुद्दा है, अगला आप यहाँ पर देखेंगे, अगली जो पुस्तक है क्या नाम है उसका? बादशाहनामा। क्या पुस्तक का नाम है? बादशाहनामा। किसने लिखा है? तो मिर्ज़ा आमीन ए काज़बीनी ने लिखा। किसने लिखा है? मिर्ज़ा आमीन ए काज़बीनी ने लिखा है इस पुस्तक को। और बात की जाए तो यह एक प्रश्न यहाँ से पूछा आता है कि प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था शाहजहाँ का? तो ये शाहजहाँ का प्रथम सरकारी इतिहासकार था कौन? इसका क्या नाम है? मिर्ज़ा आमीन ए काज़बीनी, जिसने बादशाहनामा नामक पुस्तक लिखी है। और इसमें जो है बात की जाए अगर इस पुस्तक में, तो यहाँ पर शाहजहाँ के बारे में ही वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पुस्तक जो है अमल ए सालेह। अमल ए सालेह की बात की जाए तो इसके पुस्तक के रचनाकार कौन है? सालेह कम्बू हैं। और सालेह कम्बू ने इसको 1659 ईस्वी में जो है लिखा था। 1659 ईस्वी में जो है यह रचना लिख करके पूर्ण हुई थी, मतलब एक प्रकार से जो है यह पूर्णता को प्राप्त हुई थी यह रचना। जिसके मतलब इस रचना में बात की है तो शाहजहाँ और नूरजहाँ के बारे में वर्णन मिलता है। शाहजहाँ का इस रचना में शाहजहाँ को अच्छा बताया गया, नूरजहाँ को मतलब एक प्रकार से बुरा बताया गया। मतलब शाहजहाँ का पक्ष जो है रचना करती है, नूरजहाँ का जो है प्रकार से विरोध करती है। ये रचना जो है 1659 में लिखी गई। किसके द्वारा? सालेह कम्बू के द्वारा। और इतिहास जानने के स्रोत में महत्वपूर्ण जानकारी देती है हमको अमल ए सालेह पुस्तक। नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? मुंतखब उल लुआब। मुंतखब उल लुआब जो है पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तारीख मतलब ध्यान रखेंगे इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं काफ़ी खां। इसके रचनाकार कौन है? काफ़ी खां। इसीलिए इस पुस्तक का एक और नाम है जिसका नाम क्या है? तारीख काफ़ी खां। तारीख काफ़ी खां चाहे कहो इस पुस्तक को, चाहे कहो मुंतखब उल लुआब। तो मुंतखब उल लुआब या पुस्तक का नाम है, या फिर इसी पुस्तक को तारीख काफ़ी खां के नाम से जाना जाता है। चूँकि काफ़ी खां इसके कौन है भाई? तो इसके लेखक है कौन? काफ़ी खां ही इसके लेखक हैं। इसीलिए इस पुस्तक को तारीख काफ़ी खां कहा जाता है। और यह पुस्तक मुख्य रूप से औरंगजेब के बारे में हमको रूबरू करवाती जानकारी देती है। फिर भी यहाँ पर बाबर के भारत पर आक्रमण के बारे में, मतलब बाबर का जो भारत पर आक्रमण हुआ है उन आक्रमण के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इसके साथ ही साथ जो उत्तर मुगलकार रहे हैं, जो उत्तर मतलब कि जो औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के साथ ही साथ तो औरंगजेब के बारे में बताया है, औरंगजेब के बारे में बताया है। मुख्य रूप से औरंगजेब के बारे में ही ये रचना है। कौन सी? मुंतखब उल लुआब।
बट यहाँ पर औरंगज़ेब के बाद में भी जो जो शासक आए हैं उनको उत्तर मुग़ल काल में रखा जाता है। जो औरंगज़ेब के बाद के शासक हैं, मुग़ल वंश पर एक प्रकार से दिल्ली पर राजा बन के बैठते हैं, वह मेरे प्यारे दोस्तों उनकी बात की जाए अगर, तो उनके बारे में इस पुस्तक में वर्णन मिलता है। किस पुस्तक में? तो मुंतखब उल लुआब है। मुख्य रूप से जानकारी किसके बारे में? औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब के बाद के राजाओं के बारे में जो वर्णन मिलता है वह मिलता है तारीख़-ए-ख़ाफ़ी ख़ाँ नामक पुस्तक में, जो कि ख़ाफ़ी ख़ाँ के द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक का मुख्य नाम है मुख्य रूप से मुंतखब उल लुआब। कहा क्या जाता है इसको? तारीख़-ए-ख़ाफ़ी ख़ाँ के नाम से भी जाना आता है। ये इतनी पुस्तकें थी जो कि आपने देखा, और ये पुस्तकें इससे पहले हमने आपके सामने जो है प्रस्तुत कर दी। तो मतलब लगभग 20 पुस्तकों के बारे में हमने समझ लिया, और 20 पुस्तकों के बारे में हमने जाना कि आखिरकार 20 पुस्तकों में किस प्रकार से हमको जो है अलग-अलग जो है पुस्तकों के माध्यम से अलग-अलग शासकों के बारे में जानकारी हमको मिली। हमने कुल मिलाकर के लगभग ऐसी पुस्तकों को देख लिया। ये पुस्तकें केवल और केवल जो मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जो कि सिलेबस है कौन सा, यहाँ पर सिलेबस एक बार फिर से गौर करेंगे। 1526 ईस्वी से लेकर के 1740 के समय काल को मैं यहाँ पर ध्यान में दे करके इनको लिखवाया हूँ आपको, जो कि एक साहित्यिक स्रोत है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इन 20 पुस्तकों का नाम लिखेंगे, और ये जानकारी जो हमने इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी दी है, मतलब इनके लेखक के बारे में अगर यही लिख देंगे या पुस्तक किसके बारे में वर्णन करती है, बस इतना लिख देंगे, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये डाटा आप मतलब एक प्रकार से रखें। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और जल्द ही जो है चैप्टर 1 आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का प्यार दुलार इसी प्रकार से चाहिए और इसी प्रकार से बना रहे, तो बहुत बड़ा ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ऐसा फील होता है। ओके, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी बातें आपके समझ में आई। मैं बीए सेकंड ईयर के बारे में बता रहा था। बीए सेकंड ईयर के 1526 यानी मतलब मुग़ल काल के बारे में, मुख्यतः मुग़ल काल ही पढ़ना है हमको इसके अंतर्गत। और मुग़ल काल में हमको जब मुग़ल काल की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद में मराठा, मतलब मुग़ल काल की समाप्ति कौन करवाता? तो मराठा साम्राज्य के द्वारा ही होता है। और मराठा साम्राज्य का जो उदय होता है, उस उदय के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में कौन कौन से विद्वान रहे हैं जिन्होंने, मतलब विद्वान बोल रहा हूँ, जो कौन कौन से शासक आए जिन्होंने जो है मराठा को आगे बढ़ाया, जैसे शिवाजी वगैरह हो गए। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में संकलित है। ये था आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर 1, जिसके अंतर्गत हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा कर ली। मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत ही इसमें आएंगे, चूँकि साहित्यिक स्रोत में हम पुस्तकों को ही देखेंगे, चूँकि पुस्तकें ही ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न पूछा था। तो ये आप साहित्यिक स्रोत में लिख सकते हैं, और यही एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है। तो एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपके सामने चैप्टर 1 पूरा का पूरा समझा दिया। अब इससे कोई मतलब कि जो मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत थे या सोर्सेस थे, तो जो है मेडिवल हिस्ट्री जानने की, जो मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री आपको कैसे पता हो, इसको जानने के जो सोर्सेस थे, उन सोर्सेस को हमने आपको बता दिया। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों के, बहुत बहुत धन्यवाद।